नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, और आप सभी को इसकी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। इसके साथ ही साथ आज सबसे बड़ी बात कि आज बसंत पंचमी भी है, और आप सभी को बसंत पंचमी के लिए बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। माता सरस्वती अपना आशीर्वाद हम सभी को ऐसे देती रहें, हमारे हृदय की अज्ञानता को दूर करें, हमें ज्ञान का प्रकाश दें। हम सभी को, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे सभी दोस्तों को माता सरस्वती उनके लक्ष्य तक पहुँचाएँ, हम सभी को अपने लक्ष्य पे पहुंचाएं, हमारे माता पिता के सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करें। बाकी कर्म करना तो हम लोगों का ही काम है, बाकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल तो ईश्वर देगा ही। तो चलिए, वैसे फ़िलहाल ये तो हो गया बातें आज। बाकी हम आज अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट ये नंबर दूसरा है। दूसरा प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे। अभी आज तो नहीं, बट कल आप लोगों को हिंदी कहानी से संबंधित एक मैराथन वीडियो मिल जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो कि सिलेबस में जो भी कहानियाँ लगी हुई हैं, चाहे वो अ, जो भी हो, कानों में कंगना हो, या फिर अ, जो भी कहानियाँ सिलेबस में लगी हुई हैं, गैग्रीन, और बहुत सारी कहानियाँ हैं, तीसरी कसम, जो भी कहानियाँ हिंदी यूजीसी नेट की सिलेबस में लगी हैं, वो सभी आपको, प्लस यूपीएचएससी की भी सिलेबस में जो भी कहानियाँ हैं, वो सारे आपको कल एक ही वीडियो में सारी कहानियाँ मिलेंगी, और विषम विस्तार से। बाकी आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज हमारा जो पहला प्रश्न है, वो प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता हैं। आप सभी इसका उत्तर दीजिए, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वह है सी, कासिम शाह। आज हम प्रैक्टिस से थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक तो तबीयत नहीं सही है, और आज थोड़ा विस्तार में उतना नहीं बता पाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा विस्तार में प्रश्न को आज नहीं हो पाएगा सबका। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करिए खुद से भी। और फिलहाल वैसे चलिए हम बताते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, काल क्रमानुसार निम्न भाषाओं को अनुक्रमित कीजिए। पहला है प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा है संस्कृत, और चौथा है अभ्रंश। तो हमें सही उत्तर का चयन कूट के माध्यम से करना है। तो ये प्रश्न हमने जो पहला प्रैक्टिस सेट कराया उसमें भी पूछा गया था। इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, उसमें भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा है, भाषाओं को क्रम में लगाने का। तो वहाँ पे हमने आपको समझाया हुआ है। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं वीडियोज़। फिलहाल यहाँ पे आप बताइए, सबसे पहले भाषाओं के क्रम में कौन सी भाषा आती है। तो अगर हम सभी जानते हैं सबसे पहले कौन सी भाषा आएगी, तो वो है हमारी संस्कृत। सबसे पहले कौन सी आती है, संस्कृत आती है। संस्कृत के बाद कौन सा आएगा, पाली आएगी। पाली के उपरांत कौन सी भाषा आई, प्राकृत। प्राकृत के उपरांत कौन सी आई, अपभ्रंश। तो इस तरह से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। नाम दिया है चंद्रप्रदाई, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, या फिर पृथ्वी राज राठौर। सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। ए और सी, या फिर ए और डी, या फिर ए और बी, या फिर बी और सी। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो इसमें जो हमारे सही विकल्प होंगे, जो साहित्यकार जुड़े हैं प्राचीन राजस्थानी हिंदी से, उनमें से हमारे आएंगे प्रथम तो चंद्रप्रदाई, और दूसरे नंबर पे जो हैं वो पृथ्वीराज राठौर। ये दोनों कवि हम सभी जानते हैं कि ये छायावाद के कवि हैं। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, ए और डी। चलिए आगे देखते हैं। योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम बताना है। पहला है राम स्नेही, दूसरा है राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा है लल्लू लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प होगा राम प्रसाद निरंजनी। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग से संबद्ध नहीं है।
बंगदूत, प्रताप, तत्वबोधिनी या फिर ब्राह्मण पत्रिका। तो बताइए आप लोग कौन सी पत्रिका भारतीय हिंदू युग से संबंधित नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि तत्वबोधिनी भी संबंधित है, बंगदूत भी संबंधित है और ब्राह्मण भी। ये तीनों जो हैं वो सभी भारतीय हिंदू युग से संबंधित हैं। तो कौन सी संबंधित नहीं हुई, कौन सी नहीं हुई, वो है हमारी दो, प्रताप। प्रताप पत्रिका जो है वो भारतीय हिंदू युग से संबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, आलखंड के रचयिता कौन है। चंद्रप्रदायी हैं, जगनीक हैं, स्वयंभू हैं या फिर शिवानंद हैं। तो आलखंड के जो रचयिता रहे हैं वो है जगनीक। कौन है, जगनीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में सही तथ्य कौन से हैं। तो कुछ 4 तथ्य दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा तथ्य सत्य है। पहला है, इन्होंने अपने ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्ति के विकास की बात कही। या फिर इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया। या फिर इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। या फिर इन्होंने अपने ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर सही तथ्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप सभी बताइए वो सही तथ्य कौन सा होगा। तो वो जो सही विकल्प है हमारा वो है पहला, इन्होंने अपने ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही हुई है। ये बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी इसमें हमें कूट के माध्यम से बताना है, कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना था। तो इसमें हमारा पहला सत्य है और ये वाला भी सत्य है, सॉरी बी, इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया। तो हमारा इसमें पहला ए और बी दोनों ही सत्य है। चलिए आगे देखते हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है। रामानंद हैं या फिर विष्णु स्वामी हैं या फिर मध्वाचार्य हैं या फिर रामानुजाचार्य हैं। तो आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जो है वो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, बाकी संपूर्ण कृष्ण संप्रदाय अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ मासिक में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, जामे वामे जीव बसते है कैसे। खुसरो द्वारा ये जो पंक्ति कही गई है उपर्युक्त पहेली आध्यात्मिक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि पहेली जो है वो आध्यात्मिक है। क्यों आध्यात्मिक है ये बताना है। कूट के माध्यम से चयन करके कुछ पंक्तियां दी हैं कि इसमें लोहे से बने पिंजरे में छेद है, या फिर मनुष्य के शरीर की पिंजरे से तुलना की गई है, या फिर मनुष्य के शरीर में रहने वाले जीवात्मा को जीव कहा गया है, या फिर लोहे के पिंजरे में खाल या मांस नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, अगर हम उसे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है, जो मनुष्य का शरीर है उसकी तुलना यहाँ पे पिंजरे से की गई है, और मनुष्य के शरीर में रहने वाली जो जीवात्मा है उसको यहाँ पे जीव कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी और सी, अर्थात तीसरा विकल्प सत्य है। चंद्रप्रदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के विषय में सही तथ्य क्या है, ये हमें बताना है। कुछ तथ्य दिए गए हैं कूट के माध्यम से चयन करके। पहला तथ्य है यह वीर गाथात्मक काव्य है। दूसरा है यह हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। तीसरा है इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं की भरमार है। और अन्य है यह जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह क्या है,
तो इस प्रश्न यह एक वीरगाथात्मक काव्य है, सबसे पहले तो यह सही है। यह रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है, जैन साहित्य का नहीं है। और दूसरा इसमें है ये है, इसका कथन सत्य होगा कि इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं की भरमार है। ओके, तो इसमें हमारा ए और सी सत्य है, अर्थात दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के कवि क्या कहलाए? कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर का चयन करना है। राम काव्य धारा या फिर कृष्ण काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी या फिर प्रेमाश्रयी। निर्गुण काव्य धारा के कवि क्या कहलाए? निर्गुण काव्य धारा के कवि, बहुत आसान सा प्रश्न है, तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वप्रथम ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ओके, ये राम और कृष्ण जो हैं वो सगुण काव्य धारा के हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सा। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे सी और डी, अर्थात चौथा। चलिए आगे देख लेते हैं। हर प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा सरल भी प्रश्न देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टफ भी देखने को मिलेगा, तो हर प्रकार का प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, पिया मेरो जागे में कैसे सोई री, पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग न मिली री, सास सयानी ननद बुरानी, उन डर डरी पिय सार न जानी री, दादस ऊपर सेज बिछानी, चढ़ न सको मारी लाला जानी री। कबीर द्वारा उपर्युक्त पद परमात्मा से मिलन के लिए बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? कौन मतलब बाधा उत्पन्न कर रहा है परमात्मा से मिलने में? हमें कूट के माध्यम से बताना है। सांसारिक रिश्ते, सास या ननद, या फिर माया और मोह रूपी सास और ननद, या फिर काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी पांच सहेलियां, या फिर कॉलेज में साथ पढ़ने वाली पांच सहेलियां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यह है कि माया और मोह रूपी जो सास और ननद हैं यहाँ पे वो नहीं मिलने दे रही, और पांच जो सहेलियां हैं कौन? काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार रूपी, अर्थात बी और सी हमारा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। तुलसी जी की भक्ति किस प्रकार की है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, बहुत इजी सा है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसमें पूछा है दास्य भाव की है, सख्य भाव की है, माधुर्य की है, या फिर वात्सल्य की है। तो हम सभी जानते हैं, आसान सा प्रश्न है, कौन से भाव की है? दास्य भाव की है, पहला विकल्प सत्य है। रीतिकाल के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें? घनानंद, बोधा, भूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से रीतिकाल के कवि नहीं है। रीतिकाल के तो सारे कवि हैं वैसे, इसमें हमारा विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा आई थिंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मधुमालती से संबंधित कौन से तथ्य सही नहीं है? हमें यह बताना है कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करके। तो इसमें पहला दिया है, इसमें प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। दूसरा है, इसका नायक मनोहर और नायिका मधुमालती है। तीसरा है, इसका नायक राजकुमार और नायिका मृगावती है। डी है, इसमें प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है इसका नायक जो है वो राजकुमार और कौन से तथ्य नहीं है? तो इसमें ये नहीं है, और प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। हमारा तीसरा विकल्प इसमें सत्य है, ये वाला सत्य है, क्योंकि इसका नायक मनोहर और नायिका जो है वो मधुमालती है। प्रेम कथा के माध्यम से इसमें अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है, आध्यात्मिक संदेश नहीं दिया गया है। तो इसलिए हमारा ये दोनों मतलब सही, इसमें पूछा सही नहीं है, तो सही जो नहीं है वो है सी और डी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कबीर के द्वारा
रचित पंक्ति कौन सी है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय, या फिर सो जोगी जाके मन मुद्रा रात दिवस न करई निद्रा, या फिर मानुष प्रेम भई बैकुंठी नाहिन काह छार भई मुठी। तो इसमें हमें विकल्प के माध्यम से बताना है, कूट के माध्यम से, कि सही विकल्प क्या है। तो इसमें जो कबीर दास द्वारा रची गई पंक्तियां हैं, अगर हम देखें तो उसमें से कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो कबीर दास जी द्वारा रची हैं, तो उसमें आएगी, पहला तो शायद ये है, सो जोगी जाके मन मुद्रा राम दिवस ना करई निद्रा, ये है। और एक पंक्ति और है इनकी, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा पहला। अष्टयाम की रचना किसने की है? नाभादास ने, गोकुलदास ने, गोसाईनाथ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो है नाभादास। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुत ही इजी सा है, बालकृष्ण भट्ट ने। आगे देखेंगे, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है, क्योंकि थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं ताकि आप उसको दिखे। इसमें गोपियों की वचन वक्रता का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है, या फिर इसमें राम कथा से संबंधित पद है, या फिर इसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है, या फिर उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से इसमें निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन किया गया है। तो हमें कूट के माध्यम से सही विकल्पों का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा वह है, कौन सा विकल्प हमारा सत्य होगा? तो सत्य विकल्प जो है हमारा वो होगा पहला, ये कि उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से इसमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है, इसलिए यह मर्मस्पर्शी है। और दूसरा जो विकल्प इसमें सत्य है, गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत ही मनोहारी है, इसीलिए इसके जो प्रसंग है अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं, अर्थात हमारा ए और डी सत्य है। तो चौथा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले प्रश्न में स्थापना दी गई है और तर्क दिया गया है, हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा सत्य है, या फिर अगर दोनों सत्य हैं तो स्थापना जो है वो है कि भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में देश प्रेम की अलख जगाई। तर्क दिया गया कि देश अंग्रेजी दास्ता का दंश झेल रहा था। तो हमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। दोनों ही सत्य हैं, या फिर ए सत्य है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सत्य है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो इसमें जो है वो दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य है, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा अत्याचार फैला हुआ था देश में। अंग्रेजी दास्ता का जो हमारी जनता थी, जो हमारे देशवासी थे, वो अंग्रेजी दास्ता को झेल रहे थे, बहुत ज़्यादा गुलामी के शिकार थे। तो उस समय भारतीय के कवियों ने देश प्रेम की जो है ज्योति जो है वो हमारे देशवासियों के हृदय में जलाने का प्रयास किया उन्होंने। तो इसलिए यह दोनों ही सत्य है, अर्थात हमारा पहला विकल्प सत्य हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संस्थाओं को अनुक्रमित करना है। दिया गया है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो हमें नीचे दिए गए कुछ विकल्प है, उसमें कूट के माध्यम से चयन करना है कि सही क्या है। मतलब इसमें हमें सन वाइज बताना है, कौन सा क्रम से लगाना है, कौन पहले आया, किसका गठन पहले हुआ, फिर किसका हुआ, फिर किसका हुआ। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो है वो आर्य समाज की स्थापना होती है, उसके उपरांत सर्वप्रथम ब्रह्म समाज, उसके उपरांत आर्य समाज, उसके उपरांत थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड उसके उपरांत रामकृष्ण मिशन। तो आप सबका काम ये है कि आप सबको इन सभी का क्रम सन वाइज क्रम बताना है। हमने आपको बता दिया कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। चलिए आगे देख लेते हैं। 252 वैश्वन की वार्ता के रचनाकार हैं। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। इस प्रश्न का सही विकल्प है गोकुलनाथ।
चलिए यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं 2 और हमें इन्हें क्रम में लगाना है, कौन सी रचना किसकी है। राजा भोज का सपना, ये रचना किसकी है? तो आप सभी बताइए ये रचना किसकी है? तो वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। 1 मिनट, सॉरी क्रम से लगाना है रचनाओं को। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रेम सागर हम सभी जानते हैं, लल्लू लाल। भाषा योग वशिष्ठ, अभी हमने इसको सॉल्व भी कराया था इसके पहले। रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां। तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य होगा? तीसरा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राम भक्ति धारा की सुस्पष्ट शुरुआत किससे हुई? तो यहाँ पे पूछा है, आसान सा ही प्रश्न है, मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। तो इस प्रश्न की का जो सही उत्तर है वह है श्री रामानुजाचार्य से, और इसके साथ ही श्री संप्रदाय से। तो ये दोनों से हुई, अर्थात ए और बी विकल्प सही है, पहला विकल्प। चलिए आगे देखते हैं, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बहुत ही आसान सा ये भी प्रश्न है, सारे आसान से ही प्रश्न है इसमें। चिदम्बरा के लिए नहीं मिला, कब मिला ये सब आप कमेंट करके बताइए हमें, किनको कब मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नभाचार्य द्वारा रचित अष्टयाम के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम में नवधा भक्ति का वर्णन है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, या फिर यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। कूट के माध्यम से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, और इसके साथ ही साथ इसमें यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा चौथा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही आसान सी प्रसाद की पंक्ति है यह। आगे देखते हैं, फिर से एक स्थापना दी है, दूसरा तर्क दिया है, और हमें बताना है कि दोनों सत्य है या फिर दोनों ही असत्य है, या फिर दोनों में से कोई एक सत्य है और दूसरा असत्य है। तो हमारी जो स्थापना है वह है, छायावादी कवि सौंदर्य व प्रेम के कवि हैं। तर्क दिया है, छायावादी युग में आत्माभिव्यक्ति का प्रसार हुआ। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो इसमें जो सत्य है वह है दोनों, सौंदर्य और प्रेम के इसके कवि हैं, बिल्कुल सही। छायावादी जो कवि हैं सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं, और इसमें आत्मा अभिव्यक्ति का प्रयास हुआ है, बिल्कुल सही बात है, हुआ है। आगे देखेंगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो परिभाषा है वह अगर हम देखें किसकी है, तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे देखते हैं, भारतेंदु युगीन कवियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें दिया है, इनके द्वारा रचित हास्य व्यंग की रचनाओं में उनका हास्य उद्देश्यपूर्ण था। इनके समय में गद्य भाषा में की रचनाओं में उन्नति नहीं हुई। इनके काव्य में अवधि जो है वो मुख्य भाषा थी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासक, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर प्रहार किया। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प है वह यह है पहला, कि इनका जो हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं होती थी वो उद्देश्यपूर्ण होती थी, और दूसरा कि इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासन, उस समय की अंधविश्वास और जो रूढ़ियां समाज में फैली थी उस पर प्रहार किया। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? तो जो उपन्यास इनका पुनर्जन्म से संबंधित है वह है कायाकल्प। इनमें से कौन सा उपन्यास द्विवेदी युग में लिखा गया है? तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा?
जो सही विकल्प है वह है अधखिला फूल। नीचे दो कथन दिए हैं, स्थापना और तर्क। हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, या फिर दोनों ही सत्य हैं या फिर दोनों ही असत्य हैं। स्थापना है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज की ज्वलंत समस्याओं को उठाया, क्योंकि उन्होंने स्वयं कई समस्याओं का दंश झेला था। तो दोनों ही बिल्कुल ही सत्य हैं, अतः हमारा विकल्प सही हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं, कूट के माध्यम से हमें चयन करना है। कुछ रचनाएं हैं, हमें रचनाकारों के साथ उसका चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, तो पहले हम रचनाओं का मिलान कर लेते हैं। यही सच है, किसकी रचना है, यही सच है। तो ये जो रचना है वो है मन्नू भंडारी की। बेगाने घर में मंजुल भगत, टुकड़ा टुकड़ा आदमी मृदुला गर्ग बगैर तरासे हुए। विकल्प सही हो जाएगा हमारा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, बोलने वाली औरत की लेखिका इनमें से कौन है। ममता कालिया है, उषा है, मनु भंडारी है, या फिर निर्मला वर्मा। तो इसमें हमारा सही विकल्प है वह है ममता कालिया। पंत जी परिवर्तन कविता की निम्न पंक्तियों द्वारा क्या अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रेह अरुण चित्कार, शांति सुख है उस पार। तो क्या करते हैं अभिव्यक्त कि जगत में दुख सरसों की भांति है, जगत में दुख सुमेरु की भांति अत्यधिक है, जगत में सुख सरसों की भांति अव्यल्प है, या सुख और दुख दोनों अरुण की भांति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है, क्या है इसका सही उत्तर, तो उसका सही उत्तर है जगत में जो दुख है वो सुमेरु के भांति अत्यधिक है, और जगत में जो सुख है वो सरसों की भांति अव्यल्प है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, विकल्प सही जाएगा दूसरा। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं जिन्हें छायावाद का मुख्य स्तंभ माना जाता है। तो हम सभी जानते हैं मुख्य स्तंभ किन्हें माना जाता है, सूर्य निराला जी को, महादेवी वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद, महादेवी वर्मा। ठीक है, पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा ये छायावाद के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। तुलसीदास जी छायावाद के कवि नहीं हैं, ये राम भक्ति राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, और भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हमें कुछ रचनाओं का सनवाइज क्रम से लगाना है। सूचियों का मिलान करना है, कौन सी रचना कब लिखी गई। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है दूसरा, अर्थात पापी 1937, लक्ष्मी का स्वागत 1938, स्वर्ग की झलक 1936 और खिड़की 1942। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, फिर से स्थापना दी गई है, तर्क दिया गया है, और हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। स्थापना जो है वो है, भारतेंदु जी प्रथम नाटककार माने जाते हैं, तर्क है क्योंकि उन्होंने पहली बार हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रयास किया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सही विकल्प है हमारा दूसरा, ये सत्य है और ये असत्य है। चलिए आगे देखते हैं, नागार्जुन की कालजी रचना कालिदास में रचनाकार ने कालिदास के किन काव्यों के पात्रों को आधार बनाया है। तो जिन पात्रों को उन्होंने आधार बनाया है वो है रघुवंश और मल्लिकार्जुन, सॉरी रघुवंश और प्रेमदूत, रघुवंश और प्रेमदूत। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए और सी। मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन किसका है।
तो मलय के अंचल में जो है हमारा विकल्प सही हो जाएगा 2, विद्यानिवास मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, डंडा लोहा, काठ की घंटियां या फिर आत्मजयी। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है काठ की घंटियां और आत्मजयी। ये दोनों धर्मवीर भारती की नहीं है, बाकी अंधा युग और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। आगे देखेंगे प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के लेखक कौन है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के जो लेखक हैं वह है रामविलास शर्मा। भूषण विराजिए कविता वनिता मित्र में अलंकार हमें बताना है, कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या फिर भ्रांतिमान। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है श्लेष। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा है? अभिनव गुप्त, विश्वनाथ मम्मट या फिर आनंदवर्धन ने। तो जिसने कहा है हमारा विकल्प सही हो जाएगा चौथा, आनंदवर्धन ने। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास युग के विषय में संगत कथन कौन कौन से हैं? कूट के माध्यम से बताना है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल था। उपन्यास विधा इस युग में अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। ये उपन्यास उपदेशात्मक नहीं थे। इनमें जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प आएगा वह कौन सा है? वह है पहला ए और बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उसे यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यह पंक्ति किसकी है? सभी जानते हैं, यह पंक्ति है अज्ञेय जी की। ओके, बहुत आसान सा प्रश्न है। आगे देखेंगे मन्नू भंडारे के संबंध में हमें तथ्य बताना है, कौन सा सत्य है? वे सदैव नारी अस्तित्व के पारिवारिक एवं सामाजिक पक्ष के प्रति पूर्ण सजग रही। इनके उपन्यासों का आधार समाज का शोषित एवं उत्पीड़ित दलित वर्ग है। आपका बंटी उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है। इन्होंने मुख्य रूप से पंजाब अंचल में रहने वाले लोगों के जीवन का जीवंत इतिहास प्रस्तुत किया है। तो हमें कूट के माध्यम से बताना है कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सत्य है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प सत्य है वह है पहला और तीसरा, अर्थात ए और सी हमारा दूसरा विकल्प सही है। चलिए, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित उपन्यास है अनाथ पत्नी, चांदनी रात, गिरती दीवारें या फिर गर्म रात। इसमें से सही विकल्प बताना है कूट के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गिरती दीवारें और गर्म रात उपेंद्र नाथ अस्क की रचनाएं हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के प्रचार कार्य को कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए शामिल किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ओके, तो इस प्रश्न का जो प्रश्न का जो सही विकल्प है वह क्या होगा? बेलगांव, कर्नाटका में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए आगे देखते हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रह बताना है कि इसमें से कौन सा है कूट के माध्यम से। इंसान के खंडहर, एक और जिंदगी, परिंदे, एक दिन का मेहमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है इंसान के खंडहर और एक और जिंदगी। ओके, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा पहला। भारतेंदु जी के ने साहित्यिक निबंध किस पत्रिका में लिखा? साहित्य सुमन में, भट्ट निबंधमाला में, कवि वचन सुधा में, हरिश्चंद्र चंदिका में। सही उत्तर का कूट के माध्यम से चयन करके बताना है। तो जो सही उत्तर है वह है हमारा
कवि वचन सुधा में और हरीश चंद्र चंद्रिका में। ओके, ये पत्रिकाएं में। नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में है? महाभारत में, रामायण में, हरिवंश पुराण में या फिर ऋग्वेदा में? तो किसमें है? तो वो है हरिवंश पुराण में। ओके, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी ग्रंथों का अक्सर जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है उनका पूछ लेता है कि आधार ग्रंथ क्या है, ठीक है, कहाँ से मतलब प्रेरित है, प्रभावित है। ओके, ऐसे जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिलहाल चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की मृत्यु पर निम्नलिखित पंक्ति किस कवि ने कही? पुष्टि मार्ग को जहाज जाते हैं, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। तो यह पंक्ति कही विठल दास ने, कुंभन दास ने, परमानंद ने या फिर नंददास ने? तो किसने कही है ये पंक्ति? ये पंक्ति कही थी विठल दास ने। ओके, ये इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षा में पूछा भी गया है। आगे रचनाएं हैं और हमें कवियों का चयन करके, कवियों का मिलान करके बताना है कौन सी रचना मतलब किस किस कवि की है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है, पहले मिलान कर लेते हैं। हरिऔध की रचना इसमें से कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं प्रिय प्रवास उनकी रचना है। एक मिनट, यश, प्रिय प्रवास हरिऔध का है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक, गोकुल दास 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, ये विकल्प हमारा दूसरा सत्य हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आप सभी को 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है बताना है। ओके, चलिए, सूचियों का मिलान करना है फिर से हमें। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो हमें बताना है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, दशावतार चरित, यह जो रचना है वह है परशुराम देव का। संकेत रामायण गिरिधर स्वामी, गीति रामायण शंकर देव, रामचंद्रिका केशवदास की। विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। यह कथन किसका है? तो बहुत आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल का। चलिए पुनः मिलान करना है हमको। तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? हम मिलान के माध्यम से बताएंगे कि रसिक प्रिया जो है वो किसकी रचना है। तो रसिक प्रिया को हम मिलान करेंगे गोविंद बिलास किसकी रचना है? इश्कनामा और गंगा लहरी पद्माकर। हमारा विकल्प सही हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? बालकृष्ण शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही विकल्प हमारा दूसरा, सोहनलाल द्विवेदी। ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक, छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति के सूचक उक्त पंक्ति किस कृति से आई है? ओके, तो यह जो कृति से आई है वह है परिमल से। पुनः रचनाओं का मिलान करना है और हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सत्य होगा वह है, पहले मिलान कर लेते हैं। इंसानों का खेल, यह जो रचना है उपेंद्रनाथ अश्क का है। और सॉरी, उपेंद्रनाथ अश्क का नहीं है। इंसानों का खेल जो रचना है वह है, हाँ, उपेंद्रनाथ अश्क का। और इंसान इन्हीं की रचना है। ये इंसान जो है वह है यज्ञदत्त शर्मा का। महाकाल अमृतलाल नागर की रचना है और सुनीता जैनेन्द्र। पहला विकल्प हमारा सत्य है। पुनः हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। माधव मिश्र निबंध माला, यह
माधव मिश्र का है, नाम से ही जाहिर है। पद्म मंजरी पद्म सिंह शर्मा। साहित्य सुमन बालकृष्ण भट्ट। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सत्य है चौथा। पुनः कूट का मिलान करके बताना है। अमावस का अंधकार किसकी रचना है? कौन? अमावस का अंधकार किसकी रचना है? तो यह है रेवती शरण शर्मा। टूटे हुए दिल आरसी प्रसाद सिंह। कर्फ्यू मोहन राकेश और अनीता सत्येंद्र शरत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा तीसरा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शिव शंभू से चिट्ठे से संबंधित तथ्य है, हमें बताना है कूट के माध्यम से कौन सा विकल्प सत्य है। इनमें देश की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को प्रस्तुत किया गया है, या फिर इसमें अंग्रेजों के पूर्व प्रशासनिक क्षेत्र की कमजोरियों पर व्यंग किया गया है, या फिर ये त्योहार पर्व तीर्थ स्थान देश प्रेम भारतीय संस्कृति से संबंधित है, या फिर इनकी शैली रोचक और आकर्षक है। सही विकल्प का चयन करना है कूट के माध्यम से। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है ए और बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिंहावलोकन किस विधा पर आधारित है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज या फिर रेखाचित्र। तो सिंहावलोकन जो है वह क्या है? आत्मकथा। निम्नलिखित कालानुक्रम के हिसाब से हमें क्रम से लगाना है। काव्य प्रकाश दिया है, रस सिद्धांत है, नाट्य दर्शन है और साहित्य दर्पण है। तो इसमें पहला आएगा जो रचना वह है, इसका क्रम सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। पुनः रचनाओं को क्रम से लगाना है हमको। तो इसमें सही विकल्प जो होगा वह है हमारा सर्वप्रथम लाल तारा, उसके उपरांत जिंदगी मुस्काई, फिर ज्यादा अपनी कम पराई, फिर चेतना के बिंब। आलोचना के संदर्भ में डॉक्टर गुलाब राय के मत का सार क्या है? आलोचना का मूल उद्देश्य पाठकों को कवि की कृति का आस्वादन कराना है, या फिर आलोचना का कार्य साहित्यिक रचना की परीक्षा करना है, या फिर आलोचना का उद्देश्य पाठकों की रुचि को परिमार्जित करना है, या फिर आलोचना का उद्देश्य रचना के गुण दोषों का विवेचन करना है। सही उत्तर का कूट के माध्यम से चयन करना है और बताना है कि कौन सा सत्य है। तो सत्य विकल्प जो है वो है दूसरा, अर्थात मूल उद्देश्य पाठकों को कवि की कृति का आस्वादन कराना और साथ ही पाठकों की रुचि को परिमार्जित करना है, ये गुलाब राय के हिसाब से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर से रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम में लगाना है। रचनाएं हैं काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, लोक लोचन और काव्यादर्श। तो इसमें हमें जो सही विकल्प जो हमारा है वह है तीसरा, अर्थात सर्वप्रथम काव्यालंकार, उसके उपरांत काव्यादर्श, उसके उपरांत काव्य प्रकाश और उसके उपरांत ध्वन्यालोचन। आपको इन सभी रचनाओं का बताना है क्रम, कौन से सदी में कौन सी रचनाएं रची गई, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ रघुपति के चरित उदारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? प्रति वस्तुपमा है, उदाहरण है, निर्दर्शना है या फिर भ्रांतिमान। तो इसमें जो हमारे अलंकार हैं वह है निर्दर्शना। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, इस मत के पोषक हैं। ठीक है, इस मत के पोषक कौन है? नगेंद्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, बाबू गुलाब राय हैं या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हमारा सही विकल्प है पहला, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे देखते हैं। द्विवेदी युग की पत्र पत्रिकाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से क्रम में लगाना है। तो पत्रिकाएं हैं सरस्वती, अभ्युदय, इंदु और प्रताप। तो कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। तो जो क्रम होगा इस में वह है सर्वप्रथम अभ्युदय, प्रताप, सरस्वती, उसके उपरांत इंदु। ओके, आप सभी इन पत्रिकाओं का हमें सन बताइए और ये भी बताइए कि ये पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित हुई, कब हुई और कहाँ से प्रकाशित हुई। ओके,
चलिए देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है। आगे अलंकार का सिद्धांत दिया गया है और संप्रदाय, और हमें मेल करना मिलाना है कि कौन से ये आचार्य से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अलंकार संप्रदाय, और जो अलंकार संप्रदाय या सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, वो है भामा से। सॉरी। और हमारा रीति संप्रदाय है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है वामन से। वक्रोक्ति है कुंतक से, और औचित्य है क्षेमेंद्र से। हमारा विकल्प सही हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। फिर से प्रकाशन काल के हिसाब से हमें यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम बताना है। रचनाएं हैं देश विदेश, अरे यावर रहेगा याद, हंसते निर्झर दहकती भक्ति, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प जो यहाँ पे हमारा होगा वह है सर्वप्रथम अरे यावर रहेगा याद, उसके उपरांत देश विदेश, उसके उपरांत तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, उसके उपरांत हंसते निर्जर दहकती भट्ठी। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ प्राप्त रचनाकारों को अनुक्रम में लगाना है, किसको पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके उपरांत किसको मिला। तो यहाँ पे हमारे हैं निर्मल वर्मा, दिनकर, अज्ञेय और कुंवर नारायण। तो इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखें तो वो है सर्वप्रथम दिनकर, उसके उपरांत अज्ञेय, उसके उपरांत निर्मल वर्मा और बाद में कुंवर नारायण आएंगे। प्रेमचंद घर में इस जीवनी से संबंधित तथ्य दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा तथ्य सत्य है। तो तथ्य है इसमें लिखी घटनाएं जो हैं वो कल्पना पर आधारित हैं, या फिर इसमें शिवरानी द्वारा प्रेमचंद के साथ बिताए गए सुनहरे पलों का वर्णन है, या फिर इसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया गया जिससे लोग अनभिज्ञ थे, या फिर इसमें प्रेमचंद की महानता का वर्णन किया गया है। सही उत्तर का चयन करना है हमें विकल्प के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी और सी, इसमें सत्य है। अर्थात इसमें शिवरानी द्वारा प्रेमचंद जी के साथ बिताए गए उनके सुनहरे पलों का वर्णन है, और साथ ही उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया गया जिससे लोग अक्सर अनभिज्ञ थे। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। आगे हमारा जो विकल्प है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वह है, यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यह कथन किस विद्वान का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है श्याम सुंदर दास का। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें मिलान करना है, रचनाएं दी गई हैं उसमें हमें रचनाकार के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो तूफानों के बीच यह किसकी रचना है, तूफानों के बीच, तो यह रचना है लांगे राघव। देश की मिट्टी बुलाती है, यह है भदंत आनंद का। युद्ध यात्रा, यह है डॉक्टर धर्मवीर भारती, और अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा। हमारा विकल्प सही है पहला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्थापना दिया है, तर्क दिया है, बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। स्थापना है सूरदास कृत सूर सागर को श्रृंगार सागर की संज्ञा दी जा सकती है। तर्क है प्रेम नाम के स्थायी भाव का पल्लवन जैसा इसमें हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है पहला, दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी पुस्तक लिखी, इस पुस्तक से संबंधित तथ्य हैं। इसमें हिंदी में डायरी विधा की यह प्रथम कृति है। इसमें शैली, गुण और विकार तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। इसमें कुल 17 प्रकरणों का समावेश है। यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2007 में प्रकाशित की गई। सही उत्तर का चयन कूट के माध्यम से करके बताना है हमको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है
यह डायरी विधा में लिखी गई प्रथम कृति है हिंदी में। और दूसरा कि इसमें शैली गुण और विकार तत्व दोनों ही विद्यमान हैं, यह भी सत्य है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो हम सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस पंक्ति है, किसकी है सभी बताइए, किसकी है? आचार्य शुक्ल जी की। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न ही बचे हैं। बहुत आसान से प्रश्न थे, थोड़ा आपको प्रैक्टिस सेट बहुत इजी सा लगेगा, बट इस कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बार हमने थोड़ा इजी वाला ही चूज किया है। चलिए आगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व कराने हैं आप लोगों को, ठीक है? तो कोई भी प्रश्न अपनी सबकी विशेषताएं होती हैं, कोई सरल या कठिन नहीं होता। हाँ, किसी किसी की प्रवृत्ति बहुत कठिन हो जाती है, उसकी प्रकृति कठिन होती है प्रश्न की, पर कोई प्रश्न सबका महत्व होता है, सभी एक एक नंबर के होते हैं, तो हमें सभी को पढ़ना है, सभी पर समान रूप से ध्यान देना है। हाँ, बस जो थोड़ा ज़्यादा कठिन है, जो ज़्यादा समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी कुछ को, पर ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। परिभाषा किस आचार्य की है? लोलठ की है, कुंतक की है, विश्वनाथ की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है विश्वनाथ की। कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को कौन सा नाम दिया? तो इन्होंने इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होगा? देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा विकल्प सत्य होगा? सुकुमार, विचित्र, मध्यम मार्ग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आरोही क्रम में हमें अनुक्रमित करना है कवियों को। कुंतक है, विश्वनाथ है, भामा है और दंडी है। तो हम सभी जानते हैं पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएंगे हमारे भामा, उसके उपरांत दंडी, उसके उपरांत कुंतक और उसके उपरांत विश्वनाथ। ओके, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो हम सभी जान रहे हैं, यहाँ पे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, शंकराचार्य। द्विवेदी जी ने लोकनायक किसे कहा है? ये भी बहुत ही आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। तो उन्होंने लोकनायक किसको कहा है बताइए? लोकनायक उन्होंने कहा है तुलसीदास को। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है कभी कभी, पर कोई वैसे भूलता नहीं है इस प्रश्न को। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, इसमें तो यही विकल्प सत्य होगा। कवियों में कौन सा कवि रीति सिद्ध है? मोतीराम है, पद्माकर हैं, बिहारी हैं, या फिर घनानंद? तो इसमें जो सही विकल्प है हमारा वह है बिहारी। ओके, मतवाला के संपादक कौन है? ये भी बहुत आसान सा है, शिवपूजन सहाय पहले। ठीक है, ओके, तो यहाँ तो हमारा प्रैक्टिस सेट था। आगे हम और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, इससे ज़्यादा अच्छे प्रश्न रहेंगे, उसमें थोड़ा टफ भी रहेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी रहेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट और यूपीएससी दोनों के ही दृष्टिकोण से। फिलहाल आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रहिए, ठीक है, हमारे चैनल के प्रति। और आप सबको बहुत बहुत सा धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।